नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से दिल्ली कैंट तक राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर से दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। साथ ही पीएम ने कहा कि ये राजस्थान के पर्यटन में भी बहुत सहायक होगी। बीते 2 महीनों में ये छठी वंदे भारत है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और कुशल है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत पहली स्वदेशी सुरक्षा तंत्र कवच के अनुकूल है। पंजाब में बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के भीतर फायरिंग की गई, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। पूरे कैंटोनमेंट एरिया को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि शूटर सिविल ड्रेस में था और इस घटना के कुछ दिन पहले एक इंसास राइफल और 28 राउंड कारतूस गायब हो गए थे। भारतीय सेना ने इस संदर्भ में आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि घटना पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन की मेस की है, जहां आज तड़के 4:35 पर फायरिंग की गई। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर शूटर भागने में कामयाब रहा। सेना के अनुसार घटना के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और मामले के तथ्यों को स्थापित करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त जांच की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा पूंजी और राजस्व खरीद की एक निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार प्रणाली के लिए हमारे पास व्यापक ब्लू बुक्स होनी चाहिए। इससे रक्षा उपकरणों और प्रणाली की खरीद के नियमों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किया जा सकेगा। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है। जांच एजेंसी की दलील पूरी होने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई पर सिसोदिया के वकील ईडी की दलील पर अपना पक्ष रखेंगे। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 7,830 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 11 लोगों की जान भी गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 3.65% हो चुका है। दिल्ली, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों में मामलों में उछाल आया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें घबराना नहीं है, बल्कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। रूस से जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और भारत से मानवीय सहायता की मांग की है। इस चिट्ठी में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारत से मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट जैसी चीजों की मांग की है। बता दें कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। एमिन ने ज़ेलेंस्की की इस चिट्ठी को विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सौंपा और भारत को ग्लोबल लीडर बताया है। मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को लेकर सराहना की है। आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग की उप निदेशक एनी मैरी गुल्डे वुल्फ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही कहा कि भारत की वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 5.9% रहने की संभावना है, जबकि चीन की वृद्धि दर 2023 में 5.2% और 2024 में 4.5% रह सकती है।
पश्चिम बंगाल में मिड डे मील भोजन योजना में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किए गए एक पैनल की रिपोर्ट में इस हेराफेरी का खुलासा हुआ है। पैनल ने अपनी जांच में पाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 16 करोड़ मिड डे मील अधिक बांटे जाने की रिपोर्ट दी गई है। ये आंकड़ा बीते साल अप्रैल से सितंबर माह के बीच का है। जांच में सामने आया है कि 16 करोड़ मिड डे मील बांटा ही नहीं गया और उसकी रिपोर्टिंग कर दी गई है। 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना देश भर में आमजन को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई है। 2014 में देश भर में केवल 80 केंद्र थे, जो कि अब बढ़कर 9,300 से अधिक हो गए हैं। वहीं 651 जिलों से जन औषधि केंद्रों की संख्या को और बढ़ाने के निवेदन आए हैं। कोलकाता के इकबालपुर मोमिनपुर में पिछले साल 9 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के मौके पर हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने 7 भगोड़े आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। साथ ही आरोपियों के बारे में सूचना देने वालों को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। बता दें कि 400 पन्नों के आरोप पत्र में 14 लोगों के नाम हैं। इनमें 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष 7 अब भी फरार हैं। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 स्थानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम अब तक करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अपराध से अर्जित काली कमाई से अतीक ने 1000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है। झारखंड के बोकारो से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बोकारो जिला स्थित गोमिया में चल रहे एक मिशनरी स्कूल में जय श्री राम बोलने पर प्रिंसिपल ने 10वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इनकी डायरी में शिकायत लिखकर पेरेंट्स को बीते मंगलवार को स्कूल बुलाया गया था। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के धनबाद विभाग के मंत्री विनय कुमार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जब मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास पहुंचा तो एक्शन लेते हुए कलेक्टर ने स्कूल को नोटिस जारी कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ में पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, ज्योतिष आदि भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य आयामों को भी शामिल करने की पहल की गई है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की 18 प्रमुख विद्याओं और 64 कला कौशल आदि का उल्लेख किया गया है। साथ ही एनसीआरएफ में विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों को क्रेडिट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के नव नियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जो गलती की थी हम उसे सुधारेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2021 से लेकर अब तक 60,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि 53 जिलों के हिसाब से पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक जिले में औसतन 1000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ट्विटर की कमान एलन मस्क के हाथ में आते ही उन्होंने लगातार कई बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे में अब ब्लू टिक यूजर्स को लेकर एलन मस्क ने ट्वीट किया है। उन्होंने अकाउंट से ब्लू टिक हटाने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2023 तय कर दी है। यानी अगर उपयोगकर्ता के ट्विटर पर नीले टिक के साथ ट्वीट की नीतियों को सत्यापित करता है तो ब्लू टिक रखने के लिए उपयोगकर्ता को भुगतान करना होगा। केवल वह खाते ही ब्लू टिक चेकमार्क रख सकेंगे जो ट्विटर ब्लू के सदस्य होंगे। भारतीय पहलवानों निशा दहिया और प्रिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अपने वजन वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते। ये महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में निशा दहिया के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निशा ने सेमीफाइनल में
चीन की फेंग झोउ को 7-6 से पराजित किया, तो वहीं भारत की प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने रैपिड रेस राउंड में जापान की मिजुकी नागाशिमा को हराया। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी 3 महीने भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए अच्छे साबित हुए। इस दौरान दिसंबर तिमाही की तुलना में भारत के इस्पात निर्यात में तेजी देखी गई। ज्वाइंट प्लांट कमेटी के आंकड़ों के अनुसार मार्च तिमाही के दौरान इस्पात के तैयार उत्पादों का निर्यात 1.98 मिलियन टन रहा। ये दिसंबर तिमाही में हुए 1.14 मिलियन टन के निर्यात की तुलना में ये लगभग 73% ज्यादा है। भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश की धरती से वैज्ञानिकों को 15 दुर्लभ तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE मिले हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 REE के बड़े भंडार का पता लगाया है। जिन दुर्लभ तत्वों की पहचान की गई है उनमें एलानाइट, सेरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टेंटलाइट, एपेटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर, यूक्रेनसाइट और फ्लोराइट शामिल हैं। म्यांमार की सेना ने सैन्य शासन के विरुद्ध एक कार्यक्रम में जमा हुई आम नागरिकों की भीड़ पर हवाई हमले किए। न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार इस हमले में बच्चों समेत 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। घटना पर संयुक्त राष्ट्र ने सेना के इस हवाई हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बयान जारी कर कहा कि हवाई हमले की रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है। चीन में कोरोना महामारी से लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हो गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 3 वर्ष बाद देश में सबसे बड़ी हायरिंग करने वाली चीनी एयरलाइंस ने केबिन क्रू की भूमिका के लिए 1000 भर्तियां निकाली हैं। 1000 वैकेंसी के लिए कंपनी को अभी तक 20,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, फरवरी में जिनान में कंपनी को जॉब फेयर के दौरान 900 आवेदन मिले थे, जिसमें सिर्फ 60 लोगों को ही नौकरी पर रखा गया। मतलब कुल आवेदनों में केवल 6% लोगों को ही नौकरी मिल सकी।